एक दृश्य की कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक बहुत भारी धातु का यानी मेटल का बक्सा रखा है और उसके ठीक बाहर आसमान से करोड़ों वोल्ट की बिजली गिर रही है। बाप रे, मतलब पूरी तरह से विनाशकारी ऊर्जा का तांडव चल रहा है वहां। बिल्कुल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस बक्से के ठीक अंदर बिल्कुल शांति है। एक रत्ती भर भी ऊर्जा का नामो निशान नहीं है वहां। हाँ, और ये कोई जादू नहीं है। ये असल में उस अदृश्य आर्किटेक्चर का हिस्सा है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाता है। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऊर्जा को कैद करने वाली तकनीक यानी कैपेसिटेंस की गहराइयों में उतरेंगे। और हमारे पास एक बहुत ही शानदार सोर्स मटेरियल है। एक हाई लेवल फिजिक्स नोट्स का कलेक्शन है जिसमें 42 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बिहेवियर को समझाते हैं। हाँ, और हमारा मिशन ये है कि इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फॉर्मूलाज को रटने के बजाय हम इनके पीछे के क्यों और कैसे को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, देखिए, ऊर्जा को कैसे स्टोर किया जाए, इस पर बात करने से पहले हमें उस अदृश्य लैंडस्केप को समझना होगा जहां ये सब होता है। मतलब अगर हम गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की बात करें तो उसको तो हम सब बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। जैसे जैसे किसी भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक धकेलने में बहुत पसीना आ जाता है ना। सही कहा, क्योंकि हम अर्थ के पुल के खिलाफ काम कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी ठीक वैसा ही एक परिदृश्य बनाता है। लेकिन यहाँ पहाड़ या ढलान मिट्टी के नहीं है बल्कि ऊर्जा के हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, जब हम एक अकेले पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ ढकेलते हैं तो जो मेहनत लगती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अच्छा। यानी अगर हम फॉर्मूला की भाषा में कहें तो V = W/Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये बस इस बात का माप है कि किसी पॉइंट पर पहुंचने में कितनी मेहनत लगी। तो अगर ये महज ऊर्जा का एक स्केलर मैप है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ एक वैल्यू होती है, तो डाइपोल के मामले में जो अजीब घटना होती है उसे हम कैसे समझें? आप इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रही हैं, राइट? हाँ, वही। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज। अगर हम इन दोनों के ठीक बीच में से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो फिजिक्स कहती है कि वहां कोई पोटेंशियल नहीं होता। मतलब ऊर्जा जीरो कैसे हो सकती है? इसे ऐसे समझते हैं जैसे एक ही समय में दो रस्सियों से खींचा जा रहा हो। उस मिडिल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर देखिए, पॉजिटिव चार्ज के पास जाने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है ना, हाँ जी, उतनी ही ऊर्जा नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचकर वापस कर देता है। इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ओह अच्छा। तो क्योंकि पोटेंशियल की कोई दिशा नहीं है, ये दोनों ऑपोजिट इफेक्ट्स फिजिकल रूप से एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल कर देते हैं। एकदम सही। जो स्टूडेंट्स हमारा डीप डाइव सुन रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्स में ये कई बार पूछा जाता है कि इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो क्यों होता है। मतलब पहाड़ पर चढ़ने की मेहनत और खाई में गिरने की गति ने एक दूसरे को बेअसर कर दिया। लेकिन अगर हम उस मिडिल लाइन से हट जाएं तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में काम करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस दिशा में काम करता है जहां पोटेंशियल सबसे तेजी से घट रहा हो। इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। E = -dV/dr। किसी पहाड़ से छोड़ा जाए तो वो सबसे खड़ी ढलान चुनेगा। हाँ, एग्जैक्ट, यही इंट्यूशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊर्जा की सबसे स्टीप ढलान की तरफ इशारा करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर फोर्स हमेशा ढलान की तरफ धकेलता है तो क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जहां कोई ढलान ही ना हो? आपका मतलब है एक फ्लैट सरफेस? हाँ, मतलब पहाड़ पर उसी हाइट के किनारे किनारे गोल घूमना, जहां ना तो हम ऊपर जा रहे हैं और ना ही नीचे। ऐसे में तो ग्रेविटी के खिलाफ कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में इसी चीज को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ये ऊर्जा के लैंडस्केप में एक ऐसा इमेजिनरी नक्शा है जहां हर पॉइंट पर पोटेंशियल एकदम सेम होता है। तो इसका मतलब अगर मैं एक चार्ज को उस सरफेस पर कहीं भी ले जाऊं तो कोई वर्क डन नहीं होगा, जीरो ऊर्जा खर्च होगी। सही पकड़ा आपने, वर्क डन जीरो होता है। और इसके पीछे का फिजिकल रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा
इस सरफेस के परपेंडिकुलर काम करता है, यानी 90 डिग्रीज पर। ओह, तो क्योंकि फोर्स सरफेस के आर पार लग रहा है, सरफेस के साथ साथ चलने में फोर्स का कोई विरोध नहीं होता। बिल्कुल। और यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन आता है। वैसे यहाँ मुझे भी एक कंसेप्चुअल उलझन हो रही है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस स्पेस में हर जगह फैले हुए हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो अलग-अलग सरफेसेस एक दूसरे को क्रॉस कर लें, यानी इंटरसेक्ट कर लें? देखिए, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। अगर दो सरफेसेस एक दूसरे को काटेंगे तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होगा? पोटेंशियल के दो अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगे। अच्छा, मतलब एक ही जगह पर पहाड़ की दो अलग-अलग हाइट्स होंगी, जो कि सेंस नहीं बनाता। एग्जैक्ट। और क्योंकि फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, उस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगी। और हम जानते हैं कि प्रकृति एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से दो दिशाओं में फोर्स नहीं लगा सकती। ये बहुत ही लॉजिकल बात है। प्रकृति हमेशा एक बैलेंस या संतुलन खोजती है। और अगर हम बैलेंस की बात करें तो डाइपोल जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो भी तो बैलेंस ही खोज रहा होता है ना? हाँ, बिल्कुल। एक डाइपोल हमेशा बाहरी फील्ड की दिशा में खुद को अलाइन करने की कोशिश करता है। इसका फॉर्मूला होता है U = -PE cos थीटा। तो जब थीटा 0 होता है, मतलब वो फील्ड के साथ पूरी तरह एक लाइन में आ जाता है? हाँ, सही कहा। उस वक्त उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, जिसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पेंडुलम का नीचे की तरफ शांत लटकना। लेकिन अगर उसे घुमाकर फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया जाए, तब क्या होगा? तब उसकी ऊर्जा मैक्सिमम हो जाती है, 180 डिग्रीज पर। उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जरा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ और वो तुरंत घूमकर वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। वाओ! अब तक हमारी ये सारी चर्चा एक खाली वैक्यूम में काम कर रहे अदृश्य फील्ड्स के बारे में थी। लेकिन अगर हम इस इनविजिबल लैंडस्केप में किसी सॉलिड चीज को रख दें, जैसे कि मेटल, तो ये पूरी ज्योमेट्री कैसे बदल जाती है? ओ, मेटल्स यानी कंडक्टर्स इस इलेक्ट्रोस्टैटिक लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। देखिए, इंसुलेटर्स के मुकाबले मेटल्स में अनगिनत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली मूव कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे ही किसी मेटल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स तुरंत उस फोर्स को फील करते हैं और वो उस फोर्स के रिस्पॉन्स में बहने लगते हैं, राइट? बहने से कहीं ज्यादा वो एक तरह की ढाल या शील्ड बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेजी से, मतलब मिलीसेकंड के एक छोटे से फ्रैक्शन में मेटल की सरफेस पर जमा हो जाते हैं कि वो खुद का एक नया इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देते हैं। वेट, एक अपना नया फील्ड? जी हाँ, और ये नया इंटरनल फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के ठीक बराबर और ऑपोजिट होता है। तो रिजल्ट क्या होता है? मेटल के अंदर का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 हो जाता है। ओह, तो सारा एक्स्ट्रा चार्ज सिर्फ उसकी बाहरी सरफेस पर ही फंसा रह जाता है। बिल्कुल। किसी भी कंडक्टर के अंदर E हमेशा 0 होता है। कभी तो वो दृश्य संभव हो पाता है जिसकी हमने शुरुआत में कल्पना की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जब तूफान में बिजली गिरती है तो एक कार के अंदर बैठे रहना सेफ होता है। हाँ, और यहाँ लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि कार के रबर के टायर्स उन्हें बचा रहे हैं। सही कहा, ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। असल में कार की मेटल बॉडी वो काम कर रही होती है। एकदम सही। रबर के टायर्स का उस सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। कार असल में एक हॉलो कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। आसमान से गिरने वाली लाखों वोल्ट की बिजली कार की आउटर सरफेस से होकर सीधे जमीन में चली जाती है। और अंदर बैठे लोग बिल्कुल सेफ रहते हैं क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिक्टली 0 होता है। क्या बात है! तो अगर कंडक्टर्स के अंदर कोई फील्ड नहीं है और सारा चार्ज बस सरफेस पर रहता है, तो क्या हम इस क्वालिटी का फायदा उठाकर ऊर्जा को जानबूझकर स्टोर कर सकते हैं? बस यहीं से कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ये बेसिक लेवल पर दो कंडक्टर्स का एक सेट है जिन्हें किसी इंसुलेटर के द्वारा एक दूसरे से अलग रखा जाता है। इसका एक ही काम है, चार्ज को इकट्ठा करना और उस चार्ज के रूप में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को बांध कर रखना। इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझने के लिए एक एनालॉजी यूज करते हैं। मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर एक पानी की टंकी है। अच्छा, ठीक है। जो प्लेट्स का एरिया है वो टंकी की चौड़ाई तय करता है और जो पोटेंशियल है यानी वोल्टेज वो प्रेशर है जो पानी को अंदर धकेल रहा है।
Right. तो कैपेसिटेंस ये मेजर करता है कि एक फिक्स्ड प्रेशर पर वो टंकी कितना पानी होल्ड कर सकती है। ये इंट्यूशन बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। C इज इक्वल टू Q बाई V, यानी चार्ज अपॉन वोल्टेज, और इसकी यूनिट होती है फेरेड्स। वैसे न्यूमेरिकल्स में हमेशा माइक्रो या पिको फेरेड्स यूज होते हैं, लेकिन टंकी वाली एनालॉजी में एक छोटी सी कमी है। वो क्या? देखिए, पानी की टंकी की दीवारें पानी के साथ कोई फिजिकल रिएक्शन नहीं करती, लेकिन एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो खाली स्पेस है ना, वहाँ एनर्जी एक्टिवली स्टोर होती है। अच्छा, मतलब जब हम प्लेट्स का एरिया बढ़ाते हैं या उनके बीच की डिस्टेंस कम करते हैं तो असल में हम उस अदृश्य स्पेस को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वो बस एक खाली बर्तन नहीं है, एक एक्टिव प्रेशर चेंबर है। वैसे ऊर्जा के मामले में एक और कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। हाँ, बताइए। जब दो अलग अलग वोल्टेज वाले कंडक्टर्स को एक वायर से जोड़ा जाता है तो चार्ज हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ बहता है, लेकिन इस शेयरिंग की प्रोसेस में एनर्जी का हमेशा लॉस होता है। फॉर्मूला कहता है डेल्टा यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सवाल यह है, ऊर्जा बस गायब कैसे हो सकती है? ऊर्जा तो कभी गायब नहीं होती ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो बस अपना फॉर्म बदल लेती है। सही पकड़ा। जब चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे में फ्लो करता है तो चार्ज कोई हवा में तैरती चीज तो है नहीं, वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल वायर के अंदर से बहुत तेजी से गुजर रहे हैं। ओ, यानी वो वायर के अंदर जो एटम्स का बड़ा सा जाल है उनसे टकरा रहे होंगे। एकदम। इस भारी स्पीड और टक्कर से बहुत तगड़ा फ्रिक्शन पैदा होता है, और यही फ्रिक्शन हीट या स्पार्क के रूप में बाहर आता है। ये नेचर का एक टैक्स समझ लीजिए। नेचर का टैक्स, ये अच्छा टर्म है। हाँ, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का प्रोसेस कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। हर एटम से टक्कर कुछ ऊर्जा छीन लेती है। लेकिन ये फ्रिक्शन और एनर्जी लॉस तो इंजीनियरिंग के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी ना। हम हमेशा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा छोटी से छोटी जगह में स्टोर हो। अब फोन्स और लैपटॉप्स को ही देख लीजिए, हमें उन्हें छोटा रखना है तो प्लेट्स का साइज बढ़ाए बिना कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाया जाए? इसका सॉल्यूशन फिजिक्स के सबसे अजीब और शानदार चमत्कारों में से एक में छुपा है, डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स? हाँ, ये स्पेशली डिजाइन किए गए इंसुलेटर्स होते हैं जिन्हें कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाला जाता है। वेट, क्या? एक इंसुलेटर जो करंट को अपने आर पार फ्लो ही नहीं होने देता, वो एक डिवाइस की एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकता है? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लग रहा? लगता तो है, लेकिन इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना होगा। देखिए, इंसुलेटर्स में बहने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं हैं, लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स जरूर होते हैं। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में सुना होगा आपने? हाँ, जैसे पानी का मॉलिक्यूल पोलर होता है। सही। तो जब इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को कैपेसिटर के स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रखा जाता है तो इनके मॉलिक्यूल्स एक रबर बैंड की तरह खिंचने लगते हैं। खिंचने लगते हैं मतलब वो अपनी जगह से मूव नहीं करते, बस अपना शेप चेंज करके एक लाइन में स्ट्रेच हो जाते हैं। एग्जैक्ट, यही होता है। इस स्ट्रेचिंग की प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। अब सोचिए, क्योंकि हर मॉलिक्यूल खिंच गया है, उन सब ने मिलकर मटेरियल के अंदर ही अपना एक नया ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है। अच्छा। और ये इंटरनल फील्ड मेरे कैपेसिटर के एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल करने की कोशिश करता है। रिजल्ट ये होता है कि दोनों प्लेट्स के बीच का जो नेट वोल्टेज है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, वो अचानक कम हो जाता है। ओह वाओ! और क्योंकि प्रेशर कम हो गया है, हमारा जो एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी है वो अब उस कैपेसिटर में और भी ज्यादा चार्ज ढकेल सकती है। बिल्कुल सही। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे एक पूरी तरह से भरे हुए सूटकेस में कपड़े अचानक सिकुड़ जाएं और आपको और सामान ठूसने की जगह मिल जाए। बहुत ही बड़ी एनालॉजी है। एक इंसुलेटर वोल्टेज को ड्रॉप करके असल में सिस्टम को एक्स्ट्रा एनर्जी अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी दे रहा है। C इज इक्वल टू K टाइम्स C0, जहां K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यही वजह है कि दुनिया के लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स का यूज होता है। लेकिन एक चीज सोचने वाली है, डाइलेक्ट्रिक से तो हम माइक्रो लेवल पर एनर्जी बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हमें अचानक से लाखों या करोड़ों वोल्ट की एक्सट्रीम एनर्जी जनरेट करनी हो, तब क्या होगा? इस साइंस की एक्सट्रीम लिमिट क्या है? उसकी लिमिट एक बहुत ही विशाल मशीन में दिखती है जिसे हम वॉन डे ग्राफ जनरेटर कहते हैं।
ये एक ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन है जो 1 करोड़ वोल्ट, हाँ 10 टू द पावर 7 वोल्ट्स तक का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर सकती है। 1 करोड़ वोल्ट, ये तो अपनी लैब के अंदर एक आर्टिफिशियल आसमानी बिजली बनाने जैसा हो गया। लेकिन इतने मैसिव स्केल पर चार्ज को एक जगह जमा करना मेटल के उन्हीं बेसिक रूल्स के खिलाफ नहीं हो जाएगा? कैसे? मेरा मतलब है, चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, एक पॉइंट पर आके जमा हुए चार्जेस नए आने वाले चार्ज को इतनी जोर से पुशबैक करेंगे कि वो अंदर ही नहीं आ पाएगा। तो ये मशीन इस प्रॉब्लम को बाईपास कैसे करती है? यहाँ आके फिजिक्स एक बहुत ही स्मार्ट लूप होल का यूज करती है। याद है हमने अभी थोड़ी देर पहले कार और लाइटनिंग वाले एग्जाम्पल में बात की थी कि एक हॉलो कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है और सारा चार्ज बाहर सरफेस पर भाग जाता है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वान दे ग्राफ जनरेटर बस इसी ट्रिक का फायदा उठाता है। होता क्या है, जब एक छोटे चार्ज्ड कंडक्टर को एक बहुत बड़े हॉलो मेटल स्फीयर के अंदर ले जाकर टच करवाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, अंदर से, तो वो अपना 100% चार्ज उस बड़े स्फीयर को दे देता है। वेट, अंदर से टच करवाने पर सारा चार्ज बाहर चला जाता है? तो ये तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पंप की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझते हैं जैसे गुब्बारे में हवा भरनी हो। अगर हम बाहर से हवा भरेंगे तो अंदर का प्रेशर विरोध करेगा, लेकिन अगर हम किसी पोर्टल के जरिए डायरेक्ट गुब्बारे के अंदर हवा छोड़ रहे हों तो चार्ज अपने आप आउटर सरफेस पर फैलता चला जाएगा बिना किसी रेजिस्टेंस के। क्या शानदार तरीके से समझाया है आपने, क्योंकि स्फीयर के अंदर से बाहर की तरफ जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई अपोजिशन नहीं होता। हम लगातार अंदर से चार्ज उड़ेल सकते हैं। वाओ! उस आउटर सरफेस का वोल्टेज बढ़ता ही जाता है, जब तक कि आसपास की हवा खुद टूटकर आयोनाइज होकर बिजली का रूप ना ले ले। वैसे आपको पता है इस हैवी वोल्टेज का यूज कहाँ होता है? कहाँ? मेनली न्यूक्लियर फिजिक्स में। इस मशीन से चार्ज्ड पार्टिकल्स को अनबिलीवेबल स्पीड पर एक्सेलरेट किया जाता है ताकि वो एटम से टकराएं और हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकें। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब एक अकेले एटम या चार्ज को मूव करने में होने वाले उस छोटे से फ्रिक्शन से लेकर कंडक्टर्स के अंदर की उस डेड साइलेंस तक। हाँ, और डाइलेक्ट्रिक्स के उन रबर बैंड जैसे मॉलिक्यूल से लेकर सीधा 1 करोड़ वोल्ट के वैन डे ग्राफ जनरेटर तक। सच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिर्फ फॉर्मूलाज और इक्वेशंस का चैप्टर नहीं है। ये वो एग्जैक्ट आर्किटेक्चर है जिसके जरिए ये यूनिवर्स अपनी सारी एनर्जी को मैनेज करता है, टेक्नोलॉजीज बनाने का आइडिया देता है। बिल्कुल। और डीप डाइव खत्म करने से पहले मैं जो भी स्टूडेंट्स और लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनके दिमाग में एक थॉट छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि कैसे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपने मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेच करके एनर्जी स्टोर करने की लिमिट को बढ़ा देता है। जरा सोचिए, जिस स्पीड से फिजिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अगर फ्यूचर में हम मटेरियल्स की स्ट्रेचिंग को यानी पोलराइजेशन को एटम बाय एटम कंट्रोल कर पाए तो क्या होगा? ओह, तब तो पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है। को रोशन करने वाली इलेक्ट्रिसिटी एक छोटे से सिक्के के साइज के कैपेसिटर में फिट हो जाए। प्रकृति के इन बेसिक फोर्सेस को समझना तो बस एक बिगिनिंग है। इन अदृश्य फील्ड्स के ओशन में अभी और भी न जाने कितने राज छिपे हैं जो बस हमारे ढूंढने का इंतजार कर रहे हैं। तो आज के इस डीप डाइव के लिए बस इतना ही।